पर्यावरण में नेचुरल रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड हैं। चाहे कोई भी नेचुरल पेट्रोल की बात करें या कोई भी मटेरियल की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये लिमिटेड। तो इसके सही इस्तेमाल और इसके पुनर्इस्तेमाल इस देश के और दुनिया के बैलेंस बरकरार रखने के लिए काफी जरूरी है। इसलिए हर देश की तरह भारत ने भी कुछ बहुत ही इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है ताकि जो रिसोर्सेस मटेरियल हम यूज करते हैं उसके रीयूज कर सके, रिपेयर कर सके और रिसाइकिल कर सके। इसको हम वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बोलते हैं। और ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल एक ईपीआर फ्रेमवर्क के जरिए भारत सरकार इंप्लीमेंट करती है, मिनिस्ट्री बनाते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कोलैबोरेशन में ये सारे रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसा ही एक रूल फेमसली ईपीआर के तौर पे जाना जाता है। एक ईपीआर फ्रेमवर्क के जरिए इन रूलों को इंप्लीमेंट किया जाता है और ये सारे रूल को समझने में और इम्प्लीमेंट करने में इंडस्ट्री लीडर बहुत मेहनत करते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट ये जो ईपीआर फ्रेमवर्क बना, इसके बनाने से लेके तो इम्प्लीमेंट करने के तक हमारे इंडस्ट्री लीडर, बहुत सारे इंडस्ट्री लीडरों में से आज हमारे साथ जिन इंडस्ट्री लीडर हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और उनको वेलकम करना चाहूंगा। मिस्टर पारस गुप्ता, हेड ईपीआर सस्टेनेबिलिटी एट जेम एनवायरनमेंट लिमिटेड। Welcome, sir. Thank you so much for joining us in the program, sir. Thank you, Akram. Thank you, Akram, for calling me on this delightful podcast. तो सर, आप काफी साल से जेम एनवायरो भारत का एक लीडिंग, पहले प्राइवेट लिमिटेड से लेके लिस्टेड कंपनी बने और भारत के ईपीआर को इम्प्लीमेंट करने में और सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उनमें आपका हमेशा एक मजबूत योगदान रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये जो ईपीआर है, ईपीआर पॉलिसी किस तरह से भारत के जो वेस्ट मैनेजमेंट इसको किस तरह से इम्पैक्ट किया है? जी अकरम, मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया, जब इस फील्ड में आए, तो हमारा यही था कि हम कैसे इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करें और कैसे कूड़े को सही जगह तक पहुंचाएं। क्योंकि जब हम शुरू में, आपको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था झाड़ू लगाओ कूड़ा हटाओ, तो हमेशा एक यही सवाल रहता था कि कैसे इसका कूड़ा हटाओ एक साइड तो कर दो आप, पर इसका निपटारा आगे कैसे होगा, इसका कहाँ पे जाएगा, कैसे निपटारा होगा। तो वही प्रश्न को लेते हुए हमने आगे इसमें हमने कदम रखा और हमने 2013 में जेम एनवायरो की शुरुआत की। और इसका यही था कि कूड़ा जो भी इकट्ठा होता है, किसी भी फॉर्म में इकट्ठा होता है, वो आगे प्रॉपर कैसे डिस्पोजल के लिए जाए, कैसे उसका प्रॉपर निपटारा हो। और जब हम इसमें घुसे तो ये जवाब किसी के पास भी नहीं था, ये म्यूनिसिपैलिटी के पास भी जवाब नहीं था, अच्छे पोल्यूशन कंट्रोल के पास भी कोई डाटा नहीं था, सब एक दूसरे के डाटा पे निर्भर करते थे। जब हमने काम शुरू किया तो हमने सारा डाटा की कंपनीज के साथ उनका क्या करते हैं, वो अपना वेस्ट कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे वो कर रहे हैं, पूरा स्टडी किया। पूरा उसके हिसाब से एक चेन फैलाई हमने बाजार में कि कहाँ से उठ के प्रॉपर रिसाइकलर तक माल पहुंचे, एक सही जगह पहुंचे और सही जगह से सही चीज में उसकी रिसाइकलिंग हो। तो जब ये शुरुआत की हमने, तो हमने कंपनीज के साथ, इंडस्ट्री के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के साथ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करते रहे, उनके साथ बांटते रहे कि ये एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल पे ऐसे काम होता है और इस तरह से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो कैसे उठ के कहाँ पे जाता है। और धीरे धीरे सरकार भी जागरूक हुई और सरकार ने भी वर्ल्ड वाइड इसका स्टडी किया, हमने भी उनमें काफी इनपुट रखा अपना। और धीरे धीरे ये ईपीआर का रूल जो पूरे विश्व में चलता है, ये हिंदुस्तान में लाया गया। और ईपीआर का रूल यही था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो माल बनाता है और बाजार में देता है उसकी जिम्मेवारी है कि उस माल का कैसे निपटारा होगा, उस माल की कैसे रिसाइकलिंग होगी, ये जिम्मेदारी भी उसकी बांधी गई। और इसमें हमने दोनों तरफ, इंडस्ट्री को भी और अपने जो था सरकारी, उसमें भी सारा हमने कोऑर्डिनेट कराया इस बार। तो इस तरह से शुरुआत हुई और एक धीमी शुरुआत हुई। शुरू में तो लोगों ने इसका काफी विरोध किया, काफी चीजें रही, यहाँ तक कि हम कंपनीज में जाते थे तो मैं, आप समझो, घुसने में भी दिक्कत होती थी। पर
जब ईपीआर आया 2016 में सरकार की पहल हुई और धीरे धीरे सब चीजें इवॉल्व हुई, तो सब जगह ही ध्यान गया कि पूरा ये खाली एक प्लास्टिक वेस्ट के लिए उठ के आया था जिसमें हमने काम शुरू किया था, पर वो धीरे धीरे चारों तरफ फैलता गया और इसमें बहुत एडवांस स्टेजेस पे है। तो ईपीआर की जर्नी बहुत खूबसूरत रही, मैं यही कहूंगा, और वो कहाँ से हम शुरू हुए थे तो आज उस मुकाम पे हम उसको ले जाने में कामयाब रहे। थैंक यू सर। हाँ से हम दो एंगल पे बात करेंगे। पहला एंगल, ईपीआर कंप्लायंस आने के बाद जैसे आप बोले कंपनी ने प्रोएक्टिवनेस दिखाया, किस तरह से आप उनको स्ट्रक्चरली साइंटिफिकली इस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करना है और कूड़े को रिसाइकिल, रिपेयर और सेग्रीगेट, उससे पहले सेग्रीगेशन आता है, ये करके प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल एंड रीयूज में लाया जाए इसको रिसाइकिल के जरिए। यहाँ सर इनिशियली जैसे आप बोले कंप्लायंस हमेशा एक फैक्टर हुआ करता या हुआ कि कंप्लायंस आया तो उनको अब कंपनी को फॉलो करना है। आज के टाइम पे आप किस तरह से कंपनियों को मेयरली ईपीआर एक कंप्लायंस से ऊपर उठ के एक ओवरऑल सस्टेनेबल फ्रेमवर्क या रोड मैप बनाने में हेल्प कर रहे हैं? जय मीनवाइल जी, आपने ठीक कहा अकरम कि जब कंप्लायंस कंपनी ने ध्यान देना शुरू किया इस पे कि इनको कुछ करना है और उनको इसमें जो है कहीं ना कहीं जाके इसको प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट के प्रॉपर सिस्टम में देना, चाहे वो रीयूज के मामले में हो चाहे वो रिड्यूस हो, उनका ध्यान पैकेजिंग की तरफ जाना शुरू हुआ कि कैसे हम कम से कम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं और कैसे इसका अगर बनता है तो रिसाइकलिंग में दे सकते हैं। तो जब इस बात पे कंपनियों ने जोर देना शुरू किया, गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से सुझाव आने शुरू हुए, तो वो मुद्दा केवल प्लास्टिक तक नहीं रह गया, वो केवल फोकस प्लास्टिक तक नहीं रह गया, वो सारे वेस्ट में गया। और सारे वेस्ट की जब कंप्लायंसेस और भी गवर्नमेंट बनाती गई और भी, बल्कि सारा ही जो ढांचा पहले बना हुआ था ई वेस्ट को लेके और बैटरी वेस्ट को लेके और सब चीजों को लेके, दोबारा से उसको डिफाइन किया गया, दोबारा से उसको बनाया गया, डाला गया कंप्लायंस को और कंपनियों को कहा गया और जब कंपनियों के नजरिए से भी समझाया गया, मतलब एक जो इतने साल में एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है ईएसजी को लेके या कंप्लायंस को लेके कि ये केवल एक कंप्लायंस नहीं बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी भी है कि हम इस तरह का काम करें। तो ये सब चीजों को देखते हुए काफी कंपनीज ने जो खाली आपको उन पे कंप्लायंस था 20-25% के पहले 30% का फिर 70% का भी रखा, उन्होंने शुरू से ही इसको 100% रखा कि 100% कंप्लायंस करनी है। और काफी कंपनियां तो आप समझो कि और भी बाजार में जितना भी होता है साझेदारी करती हैं एक दूसरे के साथ और एक जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव ये 10 सालों में आया है कंप्लायंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमको समझ में आया कि हमें जो पर्यावरण है और जो ये भी चीजें जो जा रही हैं वो हमको ही असर कर रही है। इस बात को समझते हुए काफी बदलाव देखा गया है। आज काफी स्तर पे अलग अलग काम हो रहा है, एक ही स्तर पे काम नहीं हो रहा, चाहे वो किसी भी चीज का निपटारा हो। और आज हर चीज पे हर मुद्दे पे बात हो रही है खुल के, और खुल के नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खुल के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक ये बहुत बड़ा मुद्दा भर के सामने आया है। एक्सेलेंट। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देश चल रही है और हमारे इकोसिस्टम चल रही है। सर यहाँ एक सवाल आता है कि ईपीआर लाने का ऑब्जेक्टिव था सर्कुलर इकोनॉमी अचीव करना, और सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब हुआ कि जीरो वेस्ट, यानी सारे वेस्ट जो हम जनरेट करते हैं और जब तक इंसान रहेंगे दुनिया में धरती में तब तक वेस्ट क्रिएट होती रहेगी, क्योंकि हम चीजें कंज्यूम करते रहेंगे तो वहां से वेस्ट आती रहेंगी। वेस्ट को जीरो करना और वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, किस तरह से हम कहां तक पहुंचे हैं और कहां तक उस सक्सेस में आगे बढ़े हैं और क्या क्या चैलेंजेस आ रही है इसको वो कंप्लीट सर्कुलर इकोनॉमी अचीव करने में? जो सर्कुलरिटी की बात करते हैं तो उसमें खूबसूरत बात ये है कि इसमें अकरम कि इसमें सबका ही योगदान है। इसमें ये नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री कोई काम कर रही है या बड़ी म्यूनिसिपैलिटी ही काम कर रही है, इसमें सबका योगदान है। और सबके योगदान में आज ये एक थॉट आया कि आम आदमी भी ये सोचता है कि मैं कूड़ा ऐसे नहीं फेंकूं और उस कूड़े को सेग्रीगेट करके ही कहीं ना कहीं इसको मैं फेंकूं। तो ये जागरूकता, बहुत बड़ी जागरूकता आई है और ये जब जागरूकता आती है तो एक आंदोलन होता है और आंदोलन से ही परिवर्तन होता है। अब ये आप देखेंगे कि ये चीजें आप म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे भी सब चीजें काफी सेग्रीगेट होना शुरू हो गया। आपके घरों पे गाड़ियां आती है जो कूड़े को अलग अलग करके ले जाती है। आपके यहाँ जो भी आप कूड़ा फेंकना चाहते हैं अलग अलग डस्टबिन, अलग अलग चीजें आपको उपलब्ध होनी शुरू हो गई है जो पहले नहीं थी। इस तरह से
सर्कुलर इकोनॉमी का ये होता है कि शुरू से लेके जिसने कंज्यूम किया और आखिरी तक जिसने रिसाइकल किया, वो सब लोग उस चेन में आने चाहिए, उस सर्कल में आने चाहिए कि एक प्रोडक्ट निकला और वो उसने यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल करने के बाद वो एक प्रॉपर चैनल में पहुंचा, वो रिसाइकल हो गया, रीयूज हो गया या रिड्यूस हो गया। अब बहुत बड़ा परिवर्तन है, अगर मैं कहूँ आपको पिछले 10 सालों में, तो बहुत बड़ी जागरूकता हुई है। और अब मैं मानता हूँ कि कूड़े का निपटारा कम से कम 70 से 80% तक, जो पहले एकदम 0 से 5% पे था, इतने 70 से 80% पे वो निपटारा होने लग गया है इस जागरूकता के कारण। और वो फुलफिल करता है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी को, क्योंकि वो सब लोगों को, जो बना रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है और जो रिसाइकिल कर रहा है, वो पूरी एक चेन को जोड़ता है। और सबसे और भी एक खूबसूरत है सर बात है कि पहले ये मुहिम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से शुरू हुआ और आज के टाइम पे लगभग सारे लाइन मिनिस्ट्रीज जो हैं हमारे सरकार के पॉलिसी मेकर्स जो हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री हो, या सारी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हो, सारे इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सारे इंटीग्रेट होके एक कॉमन कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं। तो जो पूरी देश इस मुहिम में है सर, थोड़ा सा बताइए कि जेम एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का जर्नी किस तरह से रहा है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आज एक लिस्टेड कंपनी बने और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन, खास करके ईपीआर और वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। सो जेम एनवायरो इसका जर्नी थोड़ा सा बताइए, और आज से लेके फ्यूचर तक ये सेक्टर और भी मेच्योर, फॉर्मल, इंटीग्रेटेड और स्ट्रॉन्ग होने को जा रहा है, उसमें जेम का क्या प्लानिंग है? ठीक है अकरम, जब हम जेम की बात करते हैं तो ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही, जैसे मैंने कहा आपको, और बहुत दिलचस्प रही। इसमें हमने शुरू किया था कि कंपनीज के साथ उनका जो फैक्ट्रीज में वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके रिसाइकलर्स तक देने का, और वो प्री कंज्यूमर वेस्ट कहलाता है। फिर जब ये ईपीआर आया तो ये आपका जो है पोस्ट कंज्यूमर, मतलब जो बाजार में कूड़ा होता है, जो लिटर होता है, और एक समस्या बना हुआ था कि कैसे इसको इकट्ठा किया जाए, कैसे इकट्ठा करके एक जगह पहुंचाया जाए, वो ये सारे चैलेंजेस थे। और बीच में इनफॉर्मल सेक्टर यानी जिसका कोई पता नहीं, रैक पिकर है, ये है, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ तक माल दे रहे हैं, तो उसका कोई डाटा नहीं था, उसका कोई पकड़ नहीं थी किसी के पास भी, और कोई समझ नहीं थी कि इसको कैसे बांधा जाए, इसको कैसे एक जगह पे लाया जाए। जेम इनोवेरो ने इसमें शुरू से बहुत काम किया, कैसे इन लोगों के साथ जुड़ के, नीचे से जुड़ के इनकी जिंदगी सुधार की जाए, क्योंकि हमने हमेशा माना कि रैक पिकर ही असली में पर्यावरण रक्षक है। वो जो उठाता है सड़कों पे से, जो हम फेंक देते हैं, वही असल में हमारा पर्यावरण का रक्षक है, जो बचा रहा है। जो सड़ेगा, जो गलेगा, जो धरती में टॉक्सिन फैलाएगा, वही उठा के उसको एक जगह पहुंचा रहा है। तो हमने बहुत सारे रैक पिकर को, लाखों रैक पिकरों के साथ काम किया, और वो पूरे भारत में काम किया। कैसे उनसे जो सेंटर तक ले जाते हैं वहां पे वो वहां तक जोड़ा, हमने जुड़ाव किए बहुत सारे सेंटर्स का। वहां कूड़ा इकट्ठा करके उनको अलग अलग करके, जहाँ पे भी निर्धारित जगह थे जहाँ पे वो रिसाइकल होते थे वहां तक भेजा, या कोई निपटारा होना था वहां तक भेजा। तो इस तरह से हमने बहुत काम किए, बहुत खुद से पायलट किए कि कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे लोगों को हमने रोड शो किए काफी सारे, कि लोगों को बताया जाए कि भी आपका कूड़ा कैसे जा सकता है, या बताया जाए कि कैसे इस कूड़े से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती। तो इस तरह से हमने बहुत सारा काम किया इस धरती पे, और इस तरह से हमें काफी मजा आया। और आज जिस तरह से चीजें उभर के आ रही है, जिस तरह से चीजें निकल के आ रही है, जेम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस लेके आगे आया हुआ है। आगे हम यही देखते हैं कि अब ये केवल एक चीज तक निर्धारित नहीं रह गया, प्लास्टिक तक निर्धारित नहीं रह गया, इसमें ई वेस्ट भी अब आ गया है, बैटरी वेस्ट भी दोबारा से नए उस जोश के साथ, बैटरी वेस्ट, टायर वेस्ट, कपड़ा, ग्लास, सब जो भी वेस्ट होता है उसका कैसे निपटारा किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका अभी तक समाधान हम लोग नहीं देख रहे थे, पर अब समाधान निकलते जा रहे हैं, और एक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल के आ रही है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो अभी तक उनको एक सही मापदंड नहीं मिलता था। तो जब हम ये सब देखते जाए एज अ जेम इनवायरो, तो हमें खुशी होती है कि हमने इसमें योगदान दिया, हमने इसमें काम किया। और आज जेम इनवायरो ये सब चीजों को अपने एक्सपीरियंस से आगे ही बढ़ता चला जाएगा, कैसे अब और सेंटर्स डेवलप किए जाए, टेक्नोलॉजी वाइज कैसे बढ़ा जाए और इसको इम्प्रूव किया जाए।
हम यही देखते हैं, यही सपना देखते हैं कि यहाँ से तो अभी मंजिल बहुत दूर है, पर हौसले बुलंद है। एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं कि अभी तक हमने देखा कि अच्छी अच्छी कंपनी इवॉल्व किए हैं इस सेक्टर में। जी। दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस या कम्युनिटी एंगेज अगर हो जाए तो ये एक अलग तरीके से रिवॉल्यूशन हो सकता है। एक लार्ज स्केल कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, हम उनका प्रेजेंस और उनका एंट्री इस सेक्टर में अभी लिमिटेड देखते हैं, जो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और दूसरा है देश का यूथ, एकदम जो युवा पीढ़ी है, वो किस तरह से नए नए इनोवेशन लेड मॉडल, स्टार्टअप मॉडल लेके इस सेक्टर में एंट्री करें। तो बहुत सारे स्टार्टअप तो एंट्री कर रहे हैं, आपका मैसेज क्या रहेगा इन दोनों सेगमेंट या स्टेक होल्डर या कम्युनिटी को, कि किस तरह से लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट और स्मॉल स्टार्टअप्स भी एंटर करें? ठीक है, मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो मेरा सुझाव यही रहेगा, क्योंकि एक हम जर्नी करके आए हुए हैं, तो और काफी हमने चीजों को देखा है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा जब लार्ज की उनको एक अब ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आप एक जगह पे निर्धारित होके इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, जहाँ पे कूड़ा जैसा भी हो एक जगह आके इकट्ठा हो और फिर वहां से वो आगे जाए। क्योंकि अभी भी जो समस्या बनी हुई है कि वो कूड़े को इकट्ठा तो होता है या वेस्ट इकट्ठा तो होता है, पर वो एक बहुत बड़ी मात्रा में या एक सही जगह पे नहीं पहुंच पाता, अभी भी ये एक चैलेंज के रूप में आता है। तो जो बहुत बड़ा उद्योग है या उद्योगपति है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको चाहिए कि इस तरह का एक सिस्टम डेवलप करें, कम से कम अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपने उस राज्य में, कि वो जो सिस्टम है वो पूरा वहीं डेवलप हो, वहीं पे सारा चीज का निपटारा हो, वहीं पे सारी चीज की रिसाइकलिंग हो, तो वो और जो है उसका उभर के आ सकता है उसमें। जब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स में इसमें क्या शॉर्टकट्स नहीं है, आपको इसमें पूरा जुड़ना पड़ता है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, और समझ के जब आप इसमें लगे रहते हो, लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हो, तभी आप इसमें आगे कामयाबी पा सकते हो। तो ये वो वाला नहीं है कि मैं आज घुसा कि मेरे को आज घुसा और मेरे को साल भर में या 2 साल में ही इसका एक समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत तरह की चीजें हैं ग्राउंड लेवल पे जिसको समझना होगा। तो जब हम इस चीज को लेके आगे चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, और उभरती हुई इंडस्ट्री वाला काम बहुत है, इसमें अभी भी करना बाकी, तो सबके लिए जगह है, पर इसमें हमें अपने को पेशेंस और हार्डवर्क करना होगा। बेहतरीन, थैंक यू, कीप वॉचिंग पॉलिसी टाइम्स। थैंक यू।